इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एंथनी नाम के एक अपराधी को दिखाते हुए, जिसके ऊपर अपनी वाइफ के कत्ल का इल्जाम लगा हुआ था। लेकिन एंथनी तो लगातार यही कह रहा होता है कि उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा। सारे सबूत एंथनी के अगेंस्ट होने के कारण उसे जेल में भेजने का डिसीजन ले लिया जाता है। एंथनी के दोनों ही बच्चे अब पूरी तरीके से अनाथ हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके डैड कभी लौटकर वापस ही नहीं आने वाले। लेकिन यहाँ एक प्राइवेट कंपनी जो कि टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस थी, वो गवर्नमेंट के सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आती है। ये सभी रिलेटेड थे वर्चुअल रियलिटी के गेम से। दरअसल कंपनी ऑफर कर रही थी उन सारे खतरनाक क्रिमिनल्स और अपराधियों को जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे क्राइम किए हैं। ये कंपनी वर्चुअल रियलिटी का यूज करके उन क्रिमिनल्स को गेम के अंदर भेजती थी, जिसमें उन्हें मल्टीपल लेवल्स को कंप्लीट करना होता है। लेकिन गेम के अंदर जैसे उन्हें चोट लगेगी, उसका असर उनकी बॉडी पर भी होगा। यानी कि अगर कोई अपराधी वर्चुअल रियलिटी की उस गेम में मारा गया, तब वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। लास्ट में जो भी अपराधी जिंदा बचेगा, उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा रियल लाइफ में भी। यानी कि वो जेल में जाने के बजाय अपनी जिंदगी आराम से जी सकता था। अब यहाँ एंथनी के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए उसने कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि वो भी और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स की तरह गेम को ज्वाइन करेगा और उस खतरनाक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में जाएगा। हमें अब कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होस्ट था। टोटल 10 अपराधियों को मशीन के अंदर डाला जाता है, जिससे कि वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में। वहां पर उन सभी के साथ होस्ट भी मौजूद था, जो सभी को गेम्स के रूल्स बता रहा होता है। होस्ट ने बताया कि तुम सभी को अपनी जान बचाकर कैसे भी करके सेफ जोन तक पहुंचना होगा। तुम सभी के गले के अंदर एक बेल्ट लगाई गई है, जो कि डिक्टेट करेगा कि तुम सेफ जोन के अंदर पहुंचे भी हो कि नहीं। ग्रीन सिग्नल का मतलब होगा कि तुम सही सलामत जोन में पहुंच चुके हो, और वहीं रेड सिग्नल बताएगा कि तुम अभी बहुत ज्यादा दूर हो। इस पूरे वर्चुअल रियलिटी के गेम में अगर कोई मारा गया, तब वो रियल लाइफ में भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी वैज्ञानिकों की टीम तुम्हारे बॉडी में एक ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट कर देगी जो तुम्हें पैरालाइज करके पूरी तरीके से खत्म कर देगी। गेम के अंत में जो भी सर्वाइवर बचेगा, उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। होस्ट यहाँ पर गेम स्टार्ट होने से पहले एक और बात कहता है कि तुम सभी लोग एक दूसरे पर भी हमला करके मार सकते हो। अब सारे पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट कहकर होस्ट गायब हो चुका होता है। तभी अचानक उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा डायनासोर, जिसे कि टी-रेक्स कहा जाता है, वो आ चुका था। उस भयानक टी-रेक्स ने तो तुरंत ही एक पार्टिसिपेंट को अपने मुंह में पकड़कर जान से मार दिया। यानी कि अब ये क्रिमिनल वर्चुअल रियलिटी में मरने के बाद अपनी रियल लाइफ में भी मारा जाएगा। सारे पार्टिसिपेंट्स अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाते हैं। अब वो होस्ट गेम स्टार्ट करने के बाद अपने हेडक्वार्टर में वापस आ जाता है, जहां पर सारी चीजें हैंडल की जा रही थी। इस पूरे वर्चुअल रियलिटी गेम की एक डायरेक्टर होती है, जिसका नाम सिवियाना था। सिवियाना होस्ट को बड़े खुश होकर बताती है कि पहले से काफी ज्यादा व्यूवर्स हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं और उन्हें शायद ये पूरा गेम बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। होस्ट की पूरी टीम लग चुकी थी सभी जगह पर अपने गेम को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। अब यहाँ गेम के अंदर हमें एक मोटा सा आदमी दिखाया जाता है, जिसका नाम बिली था। बिली एल्बर्ट नाम के एक आदमी पर हमला करने ही जाता है, तभी एल्बर्ट उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा था। लेकिन एल्बर्ट को कमजोर समझकर जैसे ही बिली पीछे मुड़ा, तभी एल्बर्ट बिली के पीछे से हमला करके उसके कान को ही खाने लगा। यानी कि वो एक बहुत ही बड़ा आदमखोर है। बिली तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहां से भाग जाता है। अब हमें हेडक्वार्टर के अंदर होस्ट दिखाया गया, जो सारे व्यूवर्स को इस गेम के स्टेज के बारे में बता रहा होता है। दरअसल वर्चुअल रियलिटी के इस गेम में उन सारे पार्टिसिपेंट्स यानी कि क्रिमिनल्स को टोटल 4 स्टेजेस पार करने होंगे। पहला स्टेज होगा बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट, दूसरा स्टेज एक भूल भुलैया होगी, तीसरा स्टेज माइनिंग फील्ड होगी और चौथा स्टेज एकदम सीक्रेट रखा गया था, जो कि एंड में जाकर रिवील किया जाएगा। इन सभी स्टेजेस के चारों तरफ अलग अलग टाइप के डायनासोर्स भी रहेंगे, जो इंसानों को कच्चा चबा जाते थे। होस्ट तो बाकी सारे व्यूवर्स को गेम के अंदर भरे हुए उस क्रिमिनल के बारे में भी बताता है, जो अब रियलिटी में भी खत्म कर दिया जाएगा। होस्ट तो व्यूवर्स को इन क्रिमिनल्स के ऊपर जरा भी इमोशनल होने के लिए नहीं कह रहा था, क्योंकि ये जो क्रिमिनल अभी मारा गया है, उसने पूरे स्कूल को बॉम्ब से उड़ा दिया था। यानी कि एक तरीके से इन क्रिमिनल्स को अपने किए की सजा मिल रही है। अब यहाँ गेम के अंदर बिली नाम का वही मोटा आदमी जॉय नाम की एक लड़की के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन वो उसे जान से मार पाता है। इससे पहले एंथनी वहां आकर जॉय की प्रोटेक्शन कर रहा था।
एंथनी तो लगातार बिली को पीछे ढकेलता जाता है, लेकिन बिली उससे काफी ज्यादा ताकतवर और साइज में काफी बड़ा था, इसीलिए उसने एंथनी को मारना स्टार्ट कर दिया। एंथनी तुरंत ही थोड़ी सी मिट्टी उठाता है और बिली की आंख में डाल देता है, जिससे कि बिली डिस्ट्रैक्ट हो गया था और अब एंथनी उसके ऊपर हमला करने लगा। चौंकाने वाली बात यह होती है कि जॉय नाम की वो लड़की अब बिली के मुंह पर पत्थर मारकर उसे जान से खत्म कर देती है। एंथनी तो एक समय पर जॉय की इस खतरनाक बिहेवियर को देखकर शॉक हो गया, लेकिन जॉय बताती है कि हमें सरवाइव करने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, जिसके बाद मिलकर वो दोनों साथ में फॉरेस्ट वाले एरिया से दूर जाने लगे। थोड़ी देर के अंदर ही बिली के डेड बॉडी के पास कुछ छोटे डायनासोर आते हैं जो उसकी बॉडी के लिए झगड़ा करने लगे थे। अब हमें रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग दिखाए जाते हैं जो इस गेम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था कि इस तरीके से क्रिमिनल्स की जान ली जाए। लारा नाम की एक रिपोर्टर तो अपने साथी के साथ इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करती है। लारा तो सबसे पहले एंथनी के बच्चे के पास जाकर उनका इंटरव्यू ले रही थी, जहाँ पर एंथनी की बेटी कहती है कि तुम सभी को ये गेम बंद कर देना चाहिए, हमारे डैड बेकसूर हैं। एंथनी का बेटा कहता है कि हमारे डैड को गलत केस में फंसाया गया है। अब लारा अपने एजेंट के साथ ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके वहाँ से निकल जाती है। लोगों का झुंड तो पूरी तरीके से पागल हो रहा था। यहाँ वर्चुअल रियलिटी के गेम में जब एंथनी और जॉय आगे बढ़ रहे थे, तभी जॉय एंथनी पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जॉय को किसी पर भी भरोसा नहीं था। उसे लग रहा होता है कि एंथनी भी आगे चलकर उसे धोखा दे देगा, इसीलिए अब जॉय ने एंथनी के गले में रस्सी बांध दी और उसे लटका दिया, जिससे कि वो घुट घुट कर मर जाए। जॉय तो तुरंत ही हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लारा जॉय के बारे में सारे ऑडियंस को बता रही होती है कि ये एक साइकोपैथ है, यानी कि जॉय की मेंटल कंडीशन बहुत ही ज्यादा हिली हुई है। गेम स्टार्ट होने से पहले लारा ने सारे के सारे क्रिमिनल्स का इंटरव्यू लिया था, जिनमें से एक जॉय भी होती है। जॉय तो लारा के कुछ सवालों का जवाब ही नहीं दे रही थी, उल्टा वो उसके ऊपर हमला करने चली आई, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने लारा को बचा लिया था। अब यहाँ एंथनी के बच्चे उसे तड़पता हुआ देख रहे थे और प्रे कर रहे होते हैं कि उनके डैड बच जाए। थोड़ी देर के अंदर ही एंथनी के गले में मौजूद वो रस्सी कोई खोल देता है। वो तो एक दूसरा क्रिमिनल था जिसका नाम बेन होता है। बेन एंथनी के पास आकर उससे समझा रहा था कि अगर हमें इस गेम में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी टीम बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम स्ट्रॉन्ग रहें और गेम के आखिर तक पहुंच पाएं। एंथनी भी बेन के साथ टीम अप करके वहां से निकल पड़ता है। लारा तो यहाँ पर बेन का एक इंटरव्यू देख रही थी, जो कह रहा था कि भले ही मैं क्रिमिनल हूँ, लेकिन इस जस्टिस वाले सिस्टम को पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है। लारा नहीं समझ पाती कि बेन गेम के अंदर किस चीज की बात कर रहा है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर सेवियाना आ जाती है, जो लारा को ये सारी चीजें नहीं देखने के लिए कह रही थी। वो तो सिर्फ इतना कहती है कि तुम्हारा जो काम है वही करो, नहीं तो तुम हमारी कंपनी से रिजाइन दे सकती हो। अब हमें यहाँ बॉस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो सारे डायनासोर से बचते हुए जंगल में भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है। वो थोड़ा सा पत्थरों के किनारे आकर रेस्ट करता है, लेकिन तभी उसके सामने मेसन ब्रदर्स आ चुके थे, जो काफी ज्यादा खतरनाक हैं। वो दोनों तो अपने सर्वाइवल के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। अब वो दोनों मेसन ब्रदर्स वॉस को मारने के लिए उसके पास बढ़ रहे थे। तभी वॉस कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा, जिससे कि तुम दोनों अपनी बीमार हुई मदर का इलाज करा सकते थे। लेकिन यहाँ पर छोटा वाला मेसन ब्रदर वॉस की बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे मारने लगता है। लेकिन बड़े वाले ब्रदर को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो अपने छोटे भाई को रोकता है वॉस को मारने से। अब वो तीनों एक दूसरे से झगड़ा कर ही रहे थे, तभी वहाँ कई सारे डायनासोर्स आ जाते हैं। होस्ट भी अपने हेडक्वार्टर में बैठकर ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन उसने टेक्नीशियन से कहकर वहां मौजूद डायनासोर को डिसअपीयर करा दिया, जिससे कि सारी व्यूवर्स को और भी ज्यादा मजा आए। अब सारी डील फिक्स होने के बाद वो तीनों वहां से साथ में जाने का डिसाइड करते हैं। एंथनी और बेन भी लगातार डायनासोर से बचते हुए सेफ जोन के अंदर पहुंच चुके थे। वो दोनों ही सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन्होंने फर्स्ट स्टेज क्लियर किया था। स्टेफनी नाम की एक लेडी के सामने एल्बर्ट आ जाता है, जो कि आदमखोर था। एल्बर्ट स्टेफनी पर हमला करता है, इससे पहले वहां पर सेफ जोन ओपन हो जाता है, जिससे कि वो दोनों भी उसके अंदर चले गए थे। ऐसे करते हुए टोटल 8 पार्टिसिपेंट स्टेज 1 को क्लियर करके सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। अब वो सब एक छोटे से चेंबर में मौजूद थे, लेकिन उनके गले में जो कॉलर लगा हुआ था उसकी वजह से वो सब बेहोश हो जाते हैं। होस्ट तो व्यूवर्स को बता रहा था कि 10 में से 8 पार्टिसिपेंट स्टेज 1 को क्लियर कर पाए हैं
और अब बारी थी लेवल 2 यानी कि स्टेज 2 की। अब थोड़ी देर बाद उस छोटे से चैम्बर के अंदर सारे के सारे प्लेयर्स होश में आ जाते हैं। वहां पर तो अब होस्ट भी मौजूद था जो उन सभी को स्टेज 2 के बारे में बता रहा होता है। दरअसल अब उन सारे बचे हुए प्लेयर्स को एक पजल सॉल्व करना पड़ेगा जो कि उनके स्क्रीन पर मौजूद एक मेज होती है, और जो प्लेयर मेज को सबसे पहले कंप्लीट करेगा उसे एक गन मिलेगी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। होस्ट के जाने के बाद सारे प्लेयर्स लगातार लग गए थे मेज को सॉल्व करने के लिए, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि सबसे पहले उस मेज को एल्बर्ट ने कंप्लीट किया और अब वो उस गन को अपने हाथ में ले लेता है। एल्बर्ट ने तो सबसे पहले गुस्से में आकर वॉफ्स के पैर पर गोली मार दी थी, जिसके बाद वो बेन पर पॉइंट करता है क्योंकि वो पूरी तरीके से पागल था। एक गोली तो बेन को ना लगते हुए उसके मेज वाली स्क्रीन पर लग जाती है, जिससे कि बेन का पूरा गेम खराब हो चुका था। लेकिन तब तक एंथनी ने भी अपना पजल सॉल्व कर लिया होता है, जो तुरंत ही एल्बर्ट के पास आकर उसके हाथ से गन छीन लेता है। हालांकि उसने एल्बर्ट को जान से नहीं मारा, लेकिन ये स्टेज इतना भी ज्यादा इजी नहीं होता। अचानक उस चैम्बर के अंदर कई सारी छोटे छोटे डायनासोर अपीयर हो जाते हैं, इसीलिए अब सारे के सारे प्लेयर्स बहुत ही जल्दी अपने मेज को खत्म करने में लग गए थे। उन प्लेयर्स का जैसे ही मेज खत्म होते जा रहा था वो एक चैम्बर से दूर भागते जाते हैं, लेकिन यहाँ बेन की स्क्रीन तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी जो वो अब सॉल्व नहीं कर पाता। बेन की जान बचाने के लिए तो एंथनी ने गन की मदद से उसके हाथ में लगी हुई जंजीर को तोड़ दिया, जिसके बाद वो उसे लेकर तुरंत ही डायनासोर से दूर भागने लगता है। वो डायनासोर्स तो एकदम आदमखोरों की तरह उनका पीछा कर रहे थे। एंथनी तो जितना हो सके सभी की प्रोटेक्शन कर रहा था गन की मदद से और लगातार डायनासोर को शूट करता जा रहा था। सभी लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में एक दूसरे से काफी अलग हो चुके थे। बेन भी एंथनी से अब काफी दूर निकल जाता है, जो चलते हुए अब उसी चैम्बर के अंदर पहुंच गया था जहां से उन्होंने स्टार्ट की थी। बेन के सामने तो वही दो खतरनाक डायनासोर होते हैं जो उससे हमला करने के लिए देख रहे थे, पर बेन ने तो अब खुद के प्रोटेक्शन के लिए अपने हाथ में सारी जंजीर बांध ली और उन डायनासोर्स को मारने लगा। लेकिन वो भूल चुका था कि डायनासोर्स उससे काफी ज्यादा खतरनाक और बड़े हैं। उन डायनासोर्स ने तो तुरंत ही बेन पर हमला करके उसे जान से मार दिया। स्टेफनी जो कि एक कोने में चुप रही थी, उन्हें डायनासोर्स ने देख लिया होता है, पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचता एंथनी ने डायनासोर को पीछे से गोली मार दी। लेकिन गन की आवाज सुनते ही बाकी सारे डायनासोर भागे भागे वहां पर चले आते हैं। अब यहाँ बचे हुए 7 प्लेयर्स एक साथ मिल रहे थे जो यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका था। तभी एंथनी की नजर जाती है एक एयर वेंटिलेशन की तरफ। उसने तुरंत ही गन की मदद से वहां पर शूट कर दिया, जिससे कि एक छोटा सा रास्ता बन जाता है बाहर निकलने के लिए। सारे प्लेयर्स अब जल्द से जल्द बाहर निकलना स्टार्ट हो गए थे और एंथनी उन सभी डायनासोर्स को पीछे से रोक रहा था। लकीली सारे के सारे प्लेयर्स सही सलामत बाहर निकल जाते हैं, पर एल्बर्ट अभी भी एंथनी से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो पीछे से उसके ऊपर झपट्टा मार देता है। एल्बर्ट ने तो एंथनी से गन छीन ली थी, लेकिन वो गन से फायर कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके अंदर बुलेट्स ही नहीं थी। एंथनी ने तो तुरंत ही एल्बर्ट को जोरदार मुक्का मारकर वहीं बेहोश कर दिया। अब थोड़ी देर बाद ही वहां पर होस्ट अपीयर हो जाता है, जो 7 प्लेयर्स को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था स्टेज 2 क्लियर करने के लिए। सबसे पहले स्टेज 2 को स्टेफनी ने क्लियर किया था, इसीलिए होस्ट उसे एक मैप देता है जो कि आगे चलकर हेल्पफुल होने वाला था। और अब उन 7 प्लेयर्स को स्टेज 3 की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जो कि है माइनिंग फील्ड। अब स्टेफनी के पास वो मैप देखने के बाद मेसन ब्रदर ने उससे वो छीनने की कोशिश की। वो दोनों तो बड़ी आसानी से स्टेफनी से मैप ले भी लेते हैं और अकेले ही आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। बाकी लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था मेसन ब्रदर्स के साथ जाने के सिवाय। एंथनी और स्टेफनी देख रहे थे कि वहां पर और भी बहुत सारे बड़ी बड़ी डायनासोर्स हैं जो कि शायद वेजिटेरियंस हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे खतरनाक डायनासोर्स भी हो सकते हैं जो इंसानों को खाते थे। यहाँ रियल लाइफ में लारा सभी को स्टेफनी के बारे में बताती है कि वो कितनी बड़ी किलर है। उसने तो लाइव स्ट्रीम पर अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और ये सब स्टेफनी ने रियलिटी में किया था। डायरेक्टर सेबियाना का यहाँ पर एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा होता है जो पूछ रहा था कि आखिर ये गेम किस तरीके का बनाया गया है और इसके अंदर किसी क्रिमिनल की जान लेने की परमिशन किसने दी। सेबियाना तो सिर्फ इतना कह रही थी कि ये सारे क्रिमिनल सजा के पात्र हैं और इन्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। इसमें उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो क्रिमिनल के साथ कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। अब यहाँ वो मेसन ब्रदर्स के पास मैप होता है जो देखकर आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक बहुत ही खतरनाक मांसाहारी वाला प्लांट वास्प को पकड़कर खाने लगता है। मेसन ब्रदर तो उसे लगातार जाकर बचाने की कोशिश कर रहे थे। छोटा वाला मेसन ब्रदर लगातार उस प्लांट के ऊपर मारने लगा, जिससे कि वो वास्प को छोड़ देता है, लेकिन प्लांट के अंदर मौजूद एसिड की वजह से वास्प का पूरा चेहरा जल चुका था।
यहाँ पर वॉस्प ने रिवील किया कि उसके पास जरा भी पैसे नहीं है और उसने तुम दोनों से झूठ कहा था। इस बात से बड़े वाले मेसन ब्रदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने तुरंत ही आकर वॉस्प को जान से मार दिया। इस पूरे झगड़े के बीच में उनका मैप नीचे गिर जाता है जिसे कि स्टेफनी ने तुरंत ही आकर उठा लिया था। अब यहाँ बड़ा वाला मेसन ब्रदर नहीं चाहता था कि वो इस गेम को आगे खेले, इसीलिए वो कहने लगा कि वो क्विट करना चाहता है। हालांकि छोटा वाला मेसन ब्रदर झगड़ा करने लगा कि हमने डिसाइड किया था कि ये मिशन हम साथ में कंप्लीट करेंगे, तो इसीलिए हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। अब यहाँ तुरंत ही होस्ट अपीयर हो जाता है जो सभी को बता रहा था कि थोड़ी दूरी पर ही एक कंटेनर रखा गया है जहाँ तक तुम्हें पहुंचकर इस मैप को वहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं थी। होस्ट डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक डायनासोर को वहाँ पर अपीयर करा देता है जो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तभी वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया। यानी कि इस पूरी जमीन के अंदर माइंस बिछाए गए हैं जिसके ऊपर पैर रखने पर तुम ब्लास्ट हो जाओगे। उन सभी प्लेयर्स का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था और उससे पहले उन्हें कंटेनर के पास पहुंचना है। स्टेफनी के पास तो मैप होता है जिसकी मदद से वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी और बाकी लोग स्टेफनी के पीछे फॉलो करते जा रहे थे। हालांकि बाकी सारे लोग स्टेज क्लियर करके कंटेनर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी बड़े वाले मेसन ब्रदर ने एंथनी को पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता। एंथनी तुरंत ही अपने आप को छुड़ाता है और मेसन ब्रदर को दूर ढकेलते हुए स्टेज के अंदर चला जाता है। टाइम अप होने के कारण बड़ा वाला मेसन ब्रदर अब अंदर नहीं आ सकता, जिसके बाद मेसन ब्रदर के गले में लगा हुआ वो बेल्ट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया और वो वहीं एलिमिनेट हो जाता है। मेसन का छोटा वाला भाई बहुत ही ज्यादा रो रहा था। फिलहाल के लिए बचे हुए सारे लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं। अब अचानक उन सभी पर उड़ने वाले डायनासोर्स ने हमला करना स्टार्ट कर दिया था। उन डायनासोर्स ने तो छोटे वाले मेसन ब्रदर को पकड़ा और ऊपर की तरफ उड़ाने लगे, जिसके बाद वो छोटे वाले मेसन ब्रदर को छोड़ देते हैं और वो डायरेक्टली माइनिंग फील्ड पर आकर गिरा। वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे कि वो वहीं पर मारा गया था। स्टेफनी और बाकी सारे लोग जल्द से जल्द उस कंटेनर के पास पहुंच जाते हैं और अपना मैप रखकर वो इसे एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि अब उन सभी ने मिलकर 3rd लेवल को भी कंप्लीट कर लिया था। स्टेफनी को तो उस कंटेनर में से एक नाइफ और बुलेट्स मिलती हैं, इसीलिए वो सभी को कह रही थी कि मेरे पास अपर हैंड है और मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। अब यहाँ फॉरेस्ट के अंदर आने के बाद स्टेफनी, एंथनी और एल्बर्ट एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि हमें सरवाइव कैसे करना है। एंथनी कह रहा था कि मैंने कुछ समय से जॉय को देखा ही नहीं, आखिर वो कहाँ चली गई। स्टेफनी इसका जवाब देती है कि मुझे दूसरों से कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें अगर ढूंढना है तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें बुलेट्स बिल्कुल नहीं दूंगी। एंथनी तो अब सीधा जॉय को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। जॉय तो एक किनारे पर खड़े होकर नजारे का मजा ले रही थी। एंथनी तो जॉय के पास आकर कह रहा था कि तुम्हारी उम्र की मेरी बेटी है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एंथनी ने तो जॉय के सामने ये भी कन्फेस किया कि उसने अपनी वाइफ का कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसकी वाइफ को तो किसी क्रिमिनल ने मारा था जिसने दरवाजा तोड़कर मेरी वाइफ के पेट में चाकू मार दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि मैंने अपनी वाइफ का कत्ल किया है। यहाँ पूरी तरीके से बातें बताने के बाद जॉय कहती है कि तुम मुझे ये सारी चीजें क्यों कह रहे हो, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम्हें सजा मिलती हुई है या नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ गेम जीत कर यहाँ से फ्री होने आई हूँ। अब अचानक एंथनी और जॉय को स्टेफनी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। यहाँ बाद में पता चला कि एल्बर्ट तो स्टेफनी को काटने लगा है। एंथनी तुरंत ही स्टेफनी को बचाता है और एल्बर्ट को मारने लग जाता है, लेकिन यहाँ एल्बर्ट ने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा एंथनी के पेट में घुसा दिया था। एल्बर्ट के पास स्टेफनी का दिया हुआ अब बुलेट्स भी होते हैं और एक चाकू भी था, जिसकी मदद से वो उन दोनों पर हमला भी करने लगा। एंथनी जो काफी ज्यादा घायल हो चुका था वो एक पथरीले वाले इलाके पे आकर छुपने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी से जो खून निकल रहा था वो पत्थरों पर लगने की वजह से एल्बर्ट उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। दोनों के बीच तो अब घमासान फाइट होने लग जाती है। एल्बर्ट भले ही बहुत ही ज्यादा पतला और कमजोर था, लेकिन उसके पास वेपन होने की वजह से वो एंथनी को काफी ज्यादा मार रहा होता है। पर अब एंथनी किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर वेपन को दूर फेंकता है और एल्बर्ट को नीचे ढकेल देता है। एल्बर्ट तो सीधा अपने वेपन के साथ एक पथरीले वाले इलाके में आ चुका था, लेकिन अचानक उसके चारों तरफ बहुत ही अजीब तरीके के खतरनाक कीड़े आने लगते हैं। एल्बर्ट तो उनसे बचने के लिए फायर भी कर रहा था, लेकिन उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है और अब उन कीड़ों ने एल्बर्ट की बॉडी पर आकर उसे खाना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ी देर के अंदर तो एल्बर्ट की सिर्फ हड्डियां ही दिखती हैं। वहाँ हेडक्वार्टर में सारे व्यूवर्स को दिखाया जा रहा था कि एल्बर्ट की वाइफ बहुत ही ज्यादा रो रही है उसके मरने पर, लेकिन जब कैमरा बंद किया गया तब पता चला कि होस्ट ने ही इस औरत को हायर किया था और ये तो एक एक्टर होती है जो सिर्फ व्यूवर्स को रोते हुए दिखा रही थी। अब यहाँ गेम के अंदर एंथनी और स्टेफनी बहुत ही ज्यादा घायल होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। एंथनी की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी क्योंकि उसके पेट में लकड़ी का एक टुकड़ा घुसा होता है। एंथनी का बेटा और बेटी भी ये देख रहे थे
थे, इसीलिए एंथनी ने कहा कि मैं गेम को कंप्लीट करूंगा और तुम दोनों के पास जरूर आऊंगा। जिसके बाद एंथनी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो वहां से निकल पड़ता है। पर अब यहाँ स्टेफनी के सामने जॉय आ चुकी थी, जिसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। अब यहाँ स्टेफनी जैसे ही फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ते रहती है, तभी उसके पास एक बहुत ही बड़ा टाइगर आ चुका था। ये टाइगर तो बहुत ही पुराने जमाने का लग रहा होता है, जिसके दांत बहुत बड़े बड़े थे। स्टेफनी उस टाइगर से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। वो तुरंत ही जाकर एक पत्थर के नीचे छुप गई थी, जिससे कि वो टाइगर पहाड़ी वाले रास्ते से नीचे गिर जाता है। यहाँ तो स्टेफनी की जान बाल बाल बचती है, पर वो जैसे ही ऊपर आई, ठीक उसके सामने जॉय खड़ी थी। स्टेफनी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जॉय से लड़ाई कर सके, इसीलिए अब जॉय ने तुरंत ही स्टेफनी के सामने आकर उसे धक्का दे दिया नीचे की तरफ। वो बड़ा सा टाइगर तो स्टेफनी को बड़े मजे से खाने भी लग जाता है। हेडक्वार्टर में तो सभी लोग इस बात पर डिस्कशन करने लगे थे कि अब तो सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बाकी हैं। सेवियाना का मानना था कि हमें गेम चालू रहने देना चाहिए और विनर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन तभी वहां का टेक्नीशियन कहता है कि हमें एक अजीब तरीके के सिग्नल्स मिल रहे हैं, जिसमें कि हमारे वर्चुअल गेम के सारे डेटा कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा रहे थे। जब टेक्नीशियन ने अच्छे से देखा तब पता चला कि ये सिग्नल तो लारा के कंप्यूटर से आ रहे हैं, इसीलिए सेवियाना लारा से पूछताछ करने के लिए उसके पास चली गई। यहाँ पर एक रियलिटी रिवील होती है कि लारा कोई रिपोर्टर नहीं बल्कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंट थी, जो हेडक्वार्टर में सारी सच्चाई का पता लगाने आई हुई होती है। लारा ने तो गन निकालकर सेवियाना पर पॉइंट कर दिया था और उनके सारे गार्ड्स को भी मार दिया, यानी कि सेवियाना अब बुरी तरीके से फंस चुकी है। अब यहाँ गेम के अंदर एंथनी और जॉय आमने सामने थे, जो कि एक रेगिस्तान में मौजूद होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते इससे पहले गले में मौजूद कॉलर ने दोनों को ही बेहोश कर दिया था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर होस्ट अपीयर हो जाता है, जो दोनों को लास्ट स्टेज के बारे में बताता है। एंथनी और जॉय के पैरों को जंजीर से बांध दिया गया होता है एक छोटी सी जगह पर, और होस्ट ने तो इस पूरी जगह पर एक बड़ा सा सर्कुलर पाथ बना दिया था और इस पूरी जगह पर एक चाबी रखी गई है, जिससे कि पैर में लगी हुई जंजीरों को ओपन किया जा सकता है। एंथनी और जॉय दोनों में से जो भी सबसे पहले चाबी ढूंढकर अपने आप को आजाद करके सर्कल के दूसरी तरफ जाएगा, तब वो प्लेयर ये गेम जीत सकता है। ये कहते ही होस्ट वहां से गायब हो जाता है। एंथनी तो अब डर के मारे लगातार सैंड के अंदर मौजूद उस चाबी को ढूंढने लगा, लेकिन जॉय तो सीधा एंथनी को मारने के लिए उसके पास आ जाती है। वो तो एंथनी को हर तरीके से चोट देने की कोशिश कर रही थी। यहाँ जॉय ने एंथनी के सामने एक सीक्रेट रिवील किया कि उस रात मैं ही तुम्हारे घर पर आई थी और मैंने ही तुम्हारी वाइफ को जान से मारा। ये सुनते ही एंथनी एकदम से गुस्सा हो जाता है। उसने तुरंत ही जॉय का गला पकड़ा और उसे बुरी तरीके से मारने लगा, लेकिन हेडक्वार्टर में बैठा हुआ वो होस्ट नहीं चाहता था कि ये फाइट इतनी जल्दी खत्म हो, इसीलिए उसने अपने टेक्नीशियन से कहकर उस जगह पर काफी सारे टी-रेक्स ला दिए। टी-रेक्स डायनासोर को देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। एंथनी किसी भी तरीके से कूदकर अपनी जान बचा रहा था। जॉय भी लगातार सैंड में मौजूद उस चाबी को ढूंढने लग जाती है, जिससे कि वो अपना पैर की जंजीर खोल सके। थोड़ी देर में ही जॉय को वो चाबी मिल भी जाती है, जिससे कि वो अपने आप को आजाद कर ले रही थी और अब सिर्फ उसे सर्कल के बाहर जाना था। लेकिन जॉय के सामने तो और भी सारे डायनासोर्स आ जाते हैं, जो उसका रास्ता ब्लॉक कर दे रहे थे। अब ये सारे डायनासोर्स तो एकदम रियल लग रहे थे, इसीलिए वो एक दूसरे को सामने देखकर ही झगड़ा करने लग जाते हैं। उनका साइज काफी बड़ा होने के कारण एंथनी और जॉय को संभल कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। जॉय जैसे ही वहां से दूर जाती, तभी एक डायनासोर उसकी जंजीर के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि वो अब वहां पर फंस चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एंथनी जब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तभी उसके हाथ में एक अजीब सी चीज अंदर घुस गई थी। ये और कुछ नहीं बल्कि वो चाबी होती है। एंथनी भी तुरंत आकर लॉक खोल देता है, जिससे कि वो भी आजाद हो गया था। एंथनी भी लगातार सबसे पहले सर्कल के पास जाने की कोशिश करने लगता है। जॉय भी आजाद होकर उसके पीछे चली गई, लेकिन अभी भी एक बड़ा सा डायनासोर बचा हुआ होता है, जो उन दोनों के पीछे चला आया खाने के लिए। वो दोनों तो सेम टाइम पर सर्कल के क्रॉस करने ही वाले थे, लेकिन सही समय पर एंथनी जंप लगा देता है, जिससे कि वो जॉय से पहले लाइन के पार चला गया था। और अब यहाँ हारने की वजह से जॉय के गले में लगा हुआ बेल्ट ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि जॉय भी मारी गई थी। एंथनी ने आखिरी लेवल भी क्लियर कर लिया, यानी कि वो इस पूरे गेम का विनर बन जाता है। सारे लोग जो गेम को देख रहे थे वो एंथनी को काफी ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं और उसके लिए चीयर भी करते हैं। तभी अचानक यहाँ हेडक्वार्टर में लारा आ जाती है और उसने होस्ट के ऊपर गन तान दी थी। वो तो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देती है और अब लारा के साथ आए हुए सभी लोग वहाँ टेक ओवर कर ले रहे थे।
लारा तो सभी के सामने बताती है कि ये गेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और लोगों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। अब लारा यहाँ खुद अपने साथियों के साथ मिलकर होस्ट को मजा चखाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने होस्ट को उसी वर्चुअल रियलिटी के लास्ट स्टेज के अंदर ट्रांसफर कर दिया। होस्ट के सामने तो अब वही डायनासोर मौजूद होता है। लारा ने तो टेक्नीशियन को भी मार दिया जो होस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा था, और अब वर्चुअल रियलिटी में डायनासोर होस्ट को पूरी तरीके से खा जाता है, यानी कि होस्ट रियल लाइफ में भी मारा जा चुका था। थोड़ी देर के अंदर ही स्टेज खत्म होने के बाद एंथनी को रियल लाइफ में होश आ जाता है, लेकिन तब तक उस जगह पर कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ चुके थे जो कि कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने तो लारा और इसके सभी साथियों पर गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। बुरी बात तो ये होती है कि वो एंथनी को भी लारा के साथ समझकर उस पर गोली चला देते हैं। एंथनी अपनी आखिरी सांसों में लारा को ही देखता जा रहा था क्योंकि वो वहीं पर मर चुकी थी। अब हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पता चला कि एंथनी अब रिकवर हो चुका है और उसे अब बेगुनाह साबित करके आजाद कर दिया गया है। एंथनी अपने बेटे बेटियों के साथ बड़े आराम से जिंदगी गुजारने लगा था, लेकिन टीवी पर एक रिपोर्टर बताती है कि द जुरासिक गेम का पहला सीजन बहुत ही हिट गया और हमें इस गेम के सीजन 2 को कंडक्ट करने की सारी परमिशन मिल चुकी है, यानी कि आने वाला गेम बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। और इसी तरीके से ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।